स्टूडेंट्स। सो अपन कल के लेक्चर का कंटिन्यूशन करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में अपन डिडक्शन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, मतलब गैस लॉस को काइनेटिक थ्योरी से डिराइव करेंगे। ऑलरेडी अपने को पता है कि गैस लॉस क्या होते हैं। सो इसमें पहला है बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? ये बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ देखो, किसी एक कंटेनर के अंदर या एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस पर्टिकुलर मास ऑफ गैस का प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी एक पर्टिकुलर मास ऑफ गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये होता है बॉयल्स लॉ। तो इससे मतलब ये बॉयल्स लॉ को अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव करना है। तो कैसा डिराइव करेंगे देखिए, ये आपने को पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये P इज इक्वल, प्रेशर कितना है 1/3 mn/v इंटू v स्क्वायर RMS। 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS। ये mn मतलब टोटल मास ऑफ गैस, v इज वॉल्यूम, ये RMS वेलोसिटी। सो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर गैस का VRMS क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। सो ऑलरेडी वी हैव सेट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। तो यहां पे देखो, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस मतलब मास कांस्टेंट हो गया। जब मास कांस्टेंट हो गया तो अभी देखो ये PV पूरा क्या हो जाता है? PV पूरा कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS कांस्टेंट हो गया। अपन ऐसा बोलते हैं कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस मतलब मास कांस्टेंट है, इसलिए Mn कांस्टेंट हो गया। सो रिमेन्स इज PV। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो PV इज इक्वल कांस्टेंट मतलब सीधा सीधा अपन ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वंस अगेन इसका डेफिनेशन एक और आपको बताता हूँ। बॉयल्स लॉ मतलब द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज inversely proportional to its volume when its temperature remains constant. So this is the deduction of Boyle's law from kinetic theory of gases. So next one है Charles law. So यहाँ पे देखो, what is Charles law? We can say at constant pressure, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। मतलब जब किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होता है तो तब उस गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट को अपन डिराइव करेंगे अगेन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। इक्वेशन था 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS। जी सो यहाँ पे देखिए
ऑलरेडी प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो देखो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट दिस v स्क्वायर RMS इज प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगेन सेट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, ऑलरेडी अपन ये बताया कि गिवन मास ऑफ गैस तो यहाँ पे mn भी कांस्टेंट है, तो ये जब कांस्टेंट है तो क्या होता है v इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर RMS, बट ये v स्क्वायर RMS क्या है प्रोपोर्शनल टू T है, so that we can write v is proportional to T। ये होता है Charles law, v is proportional to T when pressure is constant, so we can also call it as Charles law at constant pressure। next one देखिए, we can say Charles law constant volume, और इसका दूसरा एक नाम है we can say गे, इसका दूसरा एक नाम है वो है गे लुसाक्स लॉ, मतलब यू कैन से चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल होता है। सो इसे डिराइव करेंगे सेम, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS। देखिए यहाँ पे जैसा v स्क्वायर RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, सेम होता है, मास इज कांस्टेंट। तब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है v स्क्वायर RMS, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी अपन लिखे v स्क्वायर RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यू कैन से गे-लुसाक्स लॉ। सो इसके बाद नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोस लॉ। यहाँ पे देखिए व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ये बताता है कि एनी गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है, अगर दो डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो दो गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। टू गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। तो इसे डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रेशर लेता हूं मैं, P इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 by v into v square RMS, v1 square RMS, P2 is equal to 1/3 m2 n2 by v2 square RMS। देखिए इक्वल वॉल्यूम्स, इसलिए यहाँ पे दो जगह v लिया। अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होता है, सेम टेम्परेचर हुआ तो एट सेम टेम्परेचर क्या होता है v1 स्क्वायर RMS विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे क्या है, और सेम प्रेशर, जब प्रेशर भी सेम होगा तो यहाँ पे सो एट सेम टेम्परेचर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि उसका एनर्जी भी सेम होता है। क्या होता है, एनर्जी भी सेम होता है, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर
1/2 m1 v1 square is equal to 1/2 m2 v2 square, v2 square RMS ऐसा होता है। तो देखिए अब यहाँ पे सेम प्रेशर, तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाता है। जब P1 इज इक्वल टू P2 है तो ये इक्वेशन होगा m1 n1 v1 square RMS is equal to m2 n2 v2 square RMS। देखिए यहाँ पे सेम टेम्परेचर होने की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया, मतलब m1 v1 square is equal to m2 v2 square होता है। तो therefore क्या हो गया, n1 is equal to n2, मतलब equal volumes of all gases, any two gases have the equal number of molecules at the same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो वो दो गैसेस के अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। सो दिस इज द Avogadro's law। The next law, next one is Dalton's law of partial pressure। Dalton's law of partial pressure क्या बताता है, जब दो या दो से ज्यादा गैसेस, नॉन इंटरैक्टिव गैसेस को अपन मिक्स करेंगे तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब ये गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसका टोटल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर से इक्वल होता है। P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on। So यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं, let us consider rho 1, rho 2, rho 3 and so on are the densities of the individual gases, and V1, V2, V3 are the RMS velocities of individual gases। So तब अगर ये सब गैसेस को अपन मिक्स करेंगे, the total pressure exerted by the gas, मिक्सचर ऑफ गैस क्या हो जाता है, 1/3 rho 1 v1 square RMS प्लस 1/3 rho 2 v2 square RMS एंड सो ऑन, ऐसा होता है। लेकिन ये 1/3 rho 1 v1 square RMS क्या है, अगर अपन इंडिविजुअल गैस लिए तो उस गैस का प्रेशर क्या होता है, 1/3 rho 1 v1 square RMS, क्योंकि इसका डेंसिटी rho 1 है और वेलोसिटी v1 RMS है, इसलिए ये P1 हो गया, तो ये P2 होता है। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशन से क्लियरली ये पता चलता है कि किसी भी मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर exerted by the mixture of gases will be equal to the pressure of individual gases होता है। P is equal to P1 plus P2 plus P3। This is called Dalton's law of partial pressure। Next one is Gram's law of diffusion। यहाँ पे देखिए, at any temperature, किसी भी एक टेम्परेचर और प्रेशर के पास the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to its density। मतलब जब गैस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफ्यूज होता है तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है। कैसा, यहाँ पे एट पर्टिकुलर प्रेशर दो अलग अलग गैसेस लिए अपन, तो प्रेशर तो सेम है, गैसेस डिफरेंट है, इसलिए क्या करेंगे, rho 1 v1 square RMS is equal to 1/3 rho 2 v2 square RMS। यहाँ पे ऐसा लिखा मैंने क्योंकि देखो ये अलग गैस है, ये डिफरेंट गैस है, लेकिन प्रेशर सेम है, डेंसिटी और RMS वेलोसिटी डिफरेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन गैसेस डिफरेंट होने से VRMS भी डिफरेंट होता है। सो देखो ये इक्वेशन से क्लियरली ये पता चलता है कि
V1 स्क्वायर RMS बाय V2 स्क्वायर RMS इज इक्वल टू क्या होता है √2/√1। सो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि V1 RMS बाय V2 RMS इज इक्वल टू √2/√1। सो देखिए क्या है, एट सम प्रेशर तो प्रेशर का इक्वेशन फर्स्ट गैस और सेकेंड गैस को लिखेंगे तो ये 1/3 ρ1 V1 स्क्वायर होता है, ये 1/3 ρ2 V2 स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो वेलोसिटी है RMS वेलोसिटी है तो V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर इक्वल टू √2/√1 होता है, तो V1/V2 इक्वल टू √2/√1 होता है। लेकिन आपने को क्या चाहिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो किसी भी गैस के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS, क्योंकि डिफ्यूजन रेट मतलब गैस के अंदर मॉलिक्यूल कैसा डिफ्यूज हो रहे तो वो नथिंग बट उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो R इज प्रोपोर्शनल टू VRMS होता है। सो ये इक्वेशन से R इज प्रोपोर्शनल टू VRMS है, लेकिन ये VRMS कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। सो देयरफॉर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू √2/√1। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी। सो दिस इज द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये है गैस के लॉस। वी हैव derived them using kinetic theory of gases। देखिए गैस लॉस के अंदर अपन ये गैस लॉस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव किए। कौन से लॉस को डिराइव किए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लाइट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लाइट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो ये लॉस अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करके डिराइव किए। सो नेक्स्ट वी विल see the concept of degree of freedom। we'll see so next one is degree of freedom। the degree of freedom क्या होता है, for example एक छोटा सा पॉइंट मास या पार्टिकल लिए तो वो पार्टिकल कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। सो जब एक पॉइंट साइज मॉलिक्यूल अगर अपन लेंगे तो सिर्फ उसको ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं, वी कैन से अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक पार्टिकल कितने इंडिपेंडेंट वेज इंडिपेंडेंट मोड में एनर्जी प्रोसेस कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच द मॉलिक्यूल कैन प्रोसेस एनर्जी। तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द इंडिपेंडेंट मोड्स in which it can possess energy। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, 3 टाइप ऑफ डिग्रीज होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होते हैं। तो यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में है, so we say a translational degree of freedom। for example kinetic energy ऐसा लिखते,
1/2m vx square, 1/2m vy square एंड 1/2m vz स्क्वायर। उसी तरह रोटेशनल जब अपन कंसिडर करेंगे तो ऐसा लिखते कि 1/2 ix ओमेगा x स्क्वायर, 1/2 iy ओमेगा y स्क्वायर, 1/2 iz ओमेगा z स्क्वायर। तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जनरली लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होते, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते। तो ये कितने होते हैं, ये डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स in which the molecule can possess energy। और इसमें तीन टाइप ऑफ होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। ट्रांसलेशनल में along x, y and z, रोटेशनल में भी along x, y and z। तो ये किस मॉलिक्यूल को, जनरली थ्री टाइप ऑफ गैसेस वी हैव। सो इसमें फर्स्ट वन है मोनो एटॉमिक गैस। ये मोनो एटॉमिक गैस के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? तो मोनो एटॉमिक गैस सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए F कितना होता है? F we have only 3 because it has only translational। कितना है? पूरे 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पे किसी तरह का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। सेकेंड वन अपन अगर कंसिडर किए तो डायटोमिक गैस। तो ये डायटोमिक गैस के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? जनरली वी से 5, मतलब जब लो टेम्परेचर। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो ये 5 होते। तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। फॉर एग्जाम्पल ये 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, समझो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है। तो इट कैन मूव अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और उसी तरह z एक्सिस पे मूव हो सकता है। अगर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो ये देखिए, ये अभी ये क्या है? z एक्सिस है, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है अबाउट z एक्सिस। उसी तरह ही अब ये ऐसा रोटेट हो रहा है, कैसा? ये ऐसा रोटेट हो रहा है अबाउट y एक्सिस। जब ये अबाउट x एक्सिस रोटेशन होता है सो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बहुत कम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस विल बी वेरी नेग्लिजिबल। सो यहाँ देखिए ऐसा जब रोटेट होता है वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है, वी कैन से कंस्ट्रेंट। तो सिर्फ 2 रोटेशनल, लेकिन जब अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करेंगे तो ये 7 होते। तो 7 में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। 2 वाइब्रेशनल मतलब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ये पूरे 7 जब अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करेंगे तो जनरली लो टेम्परेचर पे अपन ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं करते, इसलिए डायटोमिक गैस के लिए F = 5। तो ये ट्रायटोमिक गैस, अब ट्रायटोमिक गैस के लिए ट्रायटोमिक गैस, तो ये ट्रायटोमिक गैस का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है जनरली 2 तरह होता है, एक लीनियर
और दूसरा नॉन लीनियर, लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। सो जनरली ये f इज इक्वल टू 6 और f इज इक्वल टू 7। तो जनरली जो नॉन लीनियर है उसको f इज इक्वल टू 6 लेते हैं अपन, जो लीनियर है इफ यू कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7, 6 और 7। सो जनरली दिस इज फॉर नॉन लीनियर, तो यहाँ पे तो अपन 6 ही कंसीडर करते। सो दिस इज व्हेन वी कंसीडर फॉर हाई टेम्परेचर और यू कैन से लीनियर। तो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट।